दिन 13 अक्टूबर 2013। स्थान वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका। समय सुबह के 3 बजे। मॉन्टगोमरी काउंटी पुलिस को 911 पर कॉल करती है। कॉल पर एक नौजवान लड़की की घबराई हुई आवाज़ सुनाई देती है। वे बेहद उलझन में लग रही है। जब ऑपरेटर उससे पूछता है कि क्या हुआ है, तो वे कहती है कि हर जगह खून ही खून है। लड़की बार बार यही दोहरा रही थी कि उसे कुछ नहीं पता, बस हर जगह खून ही खून है। वे मानसिक रूप से बहुत ही परेशान लग रही थी। पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो उन्हें 2 युवक दिखाई देते हैं, एक गोरा लड़का और एक भारतीय लड़का। दोनों के कपड़े खून से सने हुए होते हैं। जब पुलिस थोड़ा अंदर जाती है तो पता चलता है कि गोरा लड़का मर चुका है। भारतीय लड़का पूरी तरह नशे की हालत में है। फ्लैट एक बेहद पॉश इलाके में स्थित है और उस अपार्टमेंट में सिर्फ 3 लोग थे, 2 लड़के और एक लड़की जिसने की कॉल की थी। तीनों युवक युवती पढ़े लिखे, अमीर और होशियार स्टूडेंट थे। मरने वाले लड़के का नाम मार्क वॉ था। वे जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर लॉ का स्टूडेंट था। स्कूल के समय वे एक ईगल स्काउट था, डिबेट में स्टार रहा था और एक होनहार वकील बनना चाहता था। दूसरा लड़का राहुल गुप्ता था, जो उस समय नशे में था। उसके माता पिता 1986 में भारत से अमेरिका आए थे और प्रिंटिंग के बिजनेस में बहुत सफल हुए थे। वे वर्जीनिया के एक अमीर इलाके मैकलीन में रहने लगे। वहीं स्कूल में राहुल और मार्क की दोस्ती हुई थी। अब बात उस लड़की की जिसने 911 से कॉल की। उसका नाम है टेलर गोल्ड। वह राहुल गुप्ता की गर्लफ्रेंड थी। दोनों की मुलाकात जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में हुई थी। वे एक दूसरे को डेट करने लगे और फिर साथ में इस फ्लैट में रहने लगे। टेलर भी बहुत ही होशियार थी। उसके पास बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की डिग्री थी और वह यूएस सरकार के एक विभाग एफडीए में काम करती थी। अब सवाल ये उठता है, 13 अक्टूबर 2013 की उस रात ऐसा क्या हुआ कि 3 होशियार और अमीर छात्रों की ज़िंदगी में ऐसा तूफान आ गया। एक की मौत हो गई, दूसरा अपने दोस्त के खून में डूबा मिला। ये सब शुरू हुआ था राहुल गुप्ता के बर्थडे से। तीनों दोस्त राहुल, टेलर और मार्क राहुल गुप्ता का जन्मदिन मनाने के लिए अपने एक और दोस्त जॉश वाइट के साथ समय बिता रहे थे। वे अलग अलग बार्स और क्लब्स में घूमते रहे और लगातार शराब पीते रहे। आखिरकार रात करीब 12 बजे के बफलो बिलियर्ड्स नाम के एक क्लब में पहुंचते हैं। क्लब में पहुंचते ही शराब का असर दिखाई देने लगता है। इस ग्रुप में 3 लड़के और एक लड़की थे, राहुल गुप्ता, टेलर गोल्ड, मार्क वॉ और जॉश वाइट। राहुल और टेलर के बीच रिलेशनशिप था, लेकिन नशे की हालत में जॉश वाइट टेलर को अपने फ़ोन से रोमांटिक मैसेजेस भेजने लगता है। टेलर उन मैसेजेस को पढ़ती है। जब राहुल वहाँ नहीं होता तब टेलर जॉश से कहती है कि वे राहुल के साथ ऐसा नहीं कर सकती। इस बातचीत को मार्क वॉ सुन लेता है। उसे पूरी बात का अंदाज़ा हो जाता है। फिर वे जाकर राहुल गुप्ता को सब बात बता देता है। अब राहुल और मार्क दोनों जॉश वाइट से नाराज़ हो जाते हैं। जॉश अपनी सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं होते। माहौल गर्म हो जाता है और जलन व गुस्से का माहौल बन जाता है। टेलर गोल्ड दोनों से कहती है कि वे क्लब से बाहर चले जाएं। इसके बाद जॉश वाइट अपने अपार्टमेंट लौट जाता है। राहुल, टेलर और मार्क तीनों फ्लैट की ओर चल देते हैं। रात 2 बजे उन्हें बिल्डिंग की लॉबी में लिफ्ट की ओर जाते हुए देखा गया। अभी तक की सारी जानकारी यहाँ तक स्पष्ट है। इसके बाद कोई फुटेज नहीं है। सुबह 3 बजे टेलर गोल्ड 911 पर कॉल करती है। तीनों बहुत नशे में थे। किसी को ये नहीं पता कि उस 1 घंटे में अपार्टमेंट में क्या हुआ, लेकिन इस घटना से जुड़ा एक अहम सुराग सामने आया। मार्क वॉ ने अपने एक दोस्त को एक टेक्स्ट मैसेज भेजा। उसमें उसने लिखा था कि यहाँ का माहौल बहुत अजीब
और शर्मनाक हो गया है। मैं कोई बहाना बनाकर यहाँ से निकलने की कोशिश करूँगा, लेकिन इससे पहले कि वे अपार्टमेंट से बाहर निकल पाता, उसकी रहस्यमयी हालत में मौत हो जाती है और फिर टेलर द्वारा पुलिस को कॉल की जाती है। जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो राहुल गुप्ता बहुत ही खराब हालत में मिलता है, लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि वह इतने नशे में होने के बावजूद कुछ चौंकाने वाली बातें बोलता है। पुलिस को अभी तक कुछ भी साफ नहीं होता कि असल में ये किया किसने। राहुल और टेलर दोनों को हिरासत में लेकर हेडक्वार्टर्स ले जाया जाता है। वहाँ इनसे मॉन्टगोमरी काउंटी की वरिष्ठ डिटेक्टिव और पूछताछ अधिकारी पॉला हैमिल सवाल जवाब करती है, लेकिन थोड़ी ही देर में पॉला को समझ आ जाता है कि दोनों इतनी बुरी तरह नशे में हैं कि इनकी बातों का कोई सिर पैर नहीं बन रहा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब पॉला हैमिल टेलर गोल्ड से पूछती है कि क्या तुमने मार्क को मारा, तो टेलर इसका साफ साफ इनकार नहीं करती। वे सीधे ये नहीं कहती कि मैंने नहीं मारा, बल्कि वे अंग्रेज़ी में कहती है आई डोंट थिंक सो, यानी मुझे नहीं लगता कि मैंने मारा है। ये बात बहुत मायने रखती है, क्योंकि मैंने नहीं मारा और मुझे नहीं लगता कि मैंने मारा, इन दोनों में बहुत फ़र्क है। अगली चौंकाने वाली बात राहुल गुप्ता ने कबूल की कि उसने टेलर और मार्क को एक आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया था। उसका कहना था कि इन दोनों ने मुझे धोखा दिया, इसी वजह से मैंने मार्क को मार डाला। जब पॉला टेलर से पूछती है कि क्या उसका मार्क के साथ कोई शारीरिक संबंध था, तो यहाँ भी टेलर का जवाब अजीब होता है। वे ना तो साफ तौर पर नहीं कहती है और ना ही हाँ। वह फिर से कहती है आई डोंट थिंक आई डिड इट, बट इफ़ यू फाइंड एनी प्रूफ देन आई डोंट नो व्हाट टू डू। मुझे नहीं लगता कि ऐसा हुआ, लेकिन अगर आपको कोई सबूत मिल जाए तो मैं नहीं जानती कि क्या करना चाहिए। ये बात क्लियर ये कहती है कि टेलर ना तो खुद को बचा रही है और ना ही राहुल को फंसा रही है। वे सिर्फ एक ही बात बार बार दोहरा रही है कि वह बहुत ज़्यादा नशे में है, उसे कुछ याद नहीं है। और एक और दिलचस्प बात ये है, टेलर कभी भी राहुल गुप्ता पर यह इल्ज़ाम नहीं लगाती कि उसने मार्क का कत्ल किया है। केस के ट्रायल शुरू होने तक टेलर ने सिर्फ एक ही लाइन दोहराई, मैं बहुत नशे में थी, मुझे कुछ याद नहीं है। हो सकता है आप जो कह रहे हैं वो सही हो कि मैंने मार्क को मारा या मेरा उसके साथ कोई शारीरिक संबंध था, और हो सकता है ये सच ना हो। इस दौरान पुलिस के बाकी डिटेक्टिव्स पॉला हैमिल की बातों से अलग राय रखते हैं। पॉला का मानना था कि टेलर की बातें ईमानदार लग रही हैं। धीरे धीरे राहुल गुप्ता के सिर से नशा उतरने लगता है। जैसे ही वह थोड़ा होश में आता है, वह अपने पहले दिए गए बयान से पलटना शुरू कर देता है। अब वह कहता है कि मुझे कुछ याद नहीं है, जो कुछ मैंने पहले कहा था वह शायद नशे में कहा था, लेकिन मैंने मार्क को नहीं मारा। टेलर गोल्ड और राहुल गुप्ता, इनकी 15 घंटे तक पूछताछ होती है। 15 घंटे बाद राहुल थक जाता है और पॉला से कहता है अगर अनुमति हो तो मैं अपने पापा को कॉल करना चाहता हूँ। मॉन्टगोमरी काउंटी पुलिस इसके बाद टेलर को जाने की इजाज़त दे देती है, लेकिन राहुल गुप्ता को मार्क के मर्डर के शक में हिरासत में रखा जाता है। जब राहुल के पिता को ये पता चलता है तो वे 2 बेहतरीन वकीलों फिल आर्मस्ट्रॉन्ग और जेनिफर पेज को राहुल के बचाव के लिए हायर कर लेते हैं, लेकिन तब तक एक बहुत बुरी खबर उनका इंतज़ार कर रही होती है। जब वकील पुलिस से संपर्क करते हैं और इस केस की जानकारी लेते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पुलिस के अनुसार उनके क्लाइंट राहुल गुप्ता ने खुद जुर्म कबूल किया है, जिसे एक बाले जुर्म मतलब कन्फेशन बेस्ड क्राइम कहा जाता है। अब वकील जेनिफर पेज और फिल आर्मस्ट्रॉन्ग 2 बातों को निशाना बनाते हैं। इकबाले जुर्म, राहुल गुप्ता ने जो बयान दिया था वह उसने नशे की हालत में दिया था, इसलिए उसका कोई वैधानिक मतलब नहीं हो सकता। वकील कहते हैं कि उस वक्त राहुल को यह भी अंदाज़ा नहीं था कि वह क्या कह रहा है। दूसरा, हत्या के समय फ्लैट में सिर्फ 3 लोग थे। इस केस में एक की मौत हो चुकी है, मार्क वॉ, और बाकी 2 ही लोग बचे हैं, राहुल और टेलर। अब अगर
एक ने मर्डर नहीं किया तो जाहिर है दूसरे ने किया है। अगर अपने क्लाइंट को बचाना है तो ज़रूरी है कि दूसरे को दोषी ठहराया जाए। यही वजह है कि फिल और जेनिफर टेलर गोल्ड को टारगेट करते हैं। लेकिन दूसरी ओर प्रोसिक्यूटर टीम टिमोथी हॉगन और पैट्रिक मेस राहुल गुप्ता के पुराने इतिहास की जांच शुरू करते हैं। वे दिखाते हैं कि राहुल गुप्ता गुस्सैल स्वभाव का इंसान है। वे जल्दी गुस्से में आकर लड़ाई झगड़ा करने लगता है। उस समय राहुल और टेलर का रिश्ता भी ठीक नहीं चल रहा था। अब यहाँ एक और थ्योरी सामने आती है जिस पर कोई वकील ध्यान नहीं देना चाहता, लेकिन असलियत के सबसे करीब वही हो सकती है। राहुल गुप्ता और टेलर गोल्ड ने मिलकर मार्क वॉ की हत्या की हो, लेकिन क्योंकि दोनों पक्षों के वकीलों का काम अपने अपने क्लाइंट को बचाना है, इसलिए वे इस थ्योरी को नज़रअंदाज करते हैं। आखिरकार मॉन्टगोमरी काउंटी कोर्ट में मुकदमा शुरू होता है। कोर्ट के अंदर कैमरे की अनुमति नहीं होती। प्रोसिक्यूटर टिमोथी और पैट्रिक राहुल गुप्ता पर एक मजबूत सबूत से हमला करते हैं। जब पुलिस पहली बार पहुंची थी, राहुल गुप्ता के शरीर पर हर जगह खून के धब्बे थे और डीएनए टेस्ट से साबित हुआ कि वह खून मार्क वॉ का था। बचाव पक्ष फिल आर्मस्ट्रॉन्ग और जेनिफर पेज इसका जवाब देते हैं कि मार्क राहुल का बहुत अच्छा दोस्त था। जब राहुल ने देखा कि मार्क पर हमला हुआ है तो उसने उसे सीपीआर देने की कोशिश की, जिससे उसके कपड़े और शरीर पर खून लग गया। अब केस और रोचक हो जाता है, क्योंकि अगर आप अपने क्लाइंट को निर्दोष साबित करते हैं तो हत्यारा स्वाभाविक रूप से दूसरा बचे हुए व्यक्ति को साबित कर दिया जाता है। अब टिमोथी और पैट्रिक ये भी तर्क देते हैं कि मार्क वॉ एक लंबा और ताकतवर युवक था, जबकि टेलर गोल्ड की हाइट सिर्फ 5 फीट 5 इंच थी। ये शारीरिक रूप से असंभव है कि इतनी छोटी कदकाठी की लड़की इतनी ताकतवर लड़ाई लड़े और मार्क को मार डाले। मार्क की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये बात सामने आई कि उसने अपने आखिरी समय में हमलावर से काफ़ी देर तक संघर्ष किया। प्रोसिक्यूटर का तर्क था कि अगर टेलर ही हत्यारी हो तो उसके और मार्क के बीच शारीरिक चोटें या स्क्रैच के निशान ज़रूर मिले, जो कि नहीं मिले। यहाँ इस केस में एक बड़ा मोड़ आता है और उस समय झगड़ा नहीं होता तो शायद मार्क की मौत नहीं होती। लेकिन अब राहुल गुप्ता की डिफेंस टीम फिल आर्मस्ट्रॉन्ग और जेनिफर पेज कोर्ट में उसी व्यक्ति को लाते हैं जो इस केस का मेडिकल एग्जामिनर है। कोर्ट में उनसे पूछा गया कि आपके अनुभव के अनुसार क्या 5 फीट 5 इंच लंबी लड़की मार्क वॉ की चाकू से हत्या कर सकती है? क्या ये मुमकिन है या नहीं? ये बयान यहाँ बहुत अहम साबित होता है। मेडिकल एग्जामिनर कहते हैं कि मेरे अनुभव के मुताबिक ये सवाल क्या 5 फीट 5 इंच की लड़की मार्क वॉ की चाकू से हत्या कर सकती है महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। अब फिल आर्मस्ट्रॉन्ग और जेनिफर पेज कुछ तस्वीरें कोर्ट में लाते हैं, जिन्हें देखकर पूरा कोर्ट हैरान रह जाता है। ये तस्वीरें पुलिस टीम ने उस वक्त खींची थीं जब राहुल गुप्ता और टेलर गोल्ड की फ्लैट में मौजूदगी के दौरान पुलिस पहुंची थी, यानी कि क्राइम सीन की तस्वीरें। इनमें से कुछ तस्वीरों में मार्क गंभीर हालत में ज़मीन पर पड़ा हुआ था, लेकिन खास बात ये थी कि उसके हाथ में, उसकी मुट्ठी में टेलर गोल्ड के कुछ बाल फंसे हुए थे। इसके अलावा टेलर गोल्ड की गर्दन का एक टुकड़ा, स्किन का एक सैंपल या कुछ हिस्सा मार्क वॉ के कपड़ों में फंसा हुआ पाया गया, जो पुलिस की गहन जांच में सामने आया। ये एक बहुत बड़ा सबूत था जिससे टेलर गोल्ड के इस हत्या से जुड़े होने का संकेत मिलता है। सवाल ये उठता है कि अगर किसी इंसान ने अपने हत्यारे से लड़ाई की तो उसके हाथ में उसी हत्यारे के बाल और उसके कपड़ों में उसकी स्किन का टुकड़ा क्यों मिला? इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि टेलर गोल्ड ने मार्क वॉ को चाकू मारा। लेकिन कोर्ट में एक अजीब बात हुई। टेलर गोल्ड के अनुसार टेलर गोल्ड के लगातार बयानों, खासकर 15 घंटे की पूछताछ के दौरान
सिर्फ इसी बात पर विश्वास किया गया कि इस लड़की ने ना पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, ना खुद को बचाने की और ना ही राहुल गुप्ता को बचाने की कोशिश की। इस वजह से माना गया कि ये लड़की ईमानदार है और सच बोल रही है, और शायद इसी वजह से मार्क वॉक की हत्या पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। ऐसा लग रहा था कि दोनों पक्ष बराबरी पर खड़े हैं, लेकिन तभी टिमोथी हॉगन और पैट्रिक पेज एक बड़ा सबूत कोर्ट में पेश करते हैं, जो शायद राहुल गुप्ता की डिफेंस टीम ने नहीं सोचा था। ये एक ऑडियो टेप था। क्या था ये ऑडियो टेप में? ये टेप उस फ़ोन की रिकॉर्डिंग थी जिसे राहुल गुप्ता ने अपने पिता को दिया था। शायद उसे नहीं पता था कि पुलिस हेडक्वार्टर में जिसे पूछताछ के लिए लाया जाता है, उसके फ़ोन को टेप किया जाता है और रिकॉर्ड भी किया जाता है। जब कोर्ट में ये टेप चलाया गया तो उसमें साफ साफ राहुल गुप्ता की अपने पिता से बातचीत सुनाई देती है। राहुल गुप्ता कहता है कि उसका मार्क से झगड़ा हुआ था और झगड़े के बाद मार्क चाकू की तरफ भागा, लेकिन उससे पहले ही चाकू मेरे हाथ में था। एक ऐसा व्यक्ति जिसने पहले ही अपराध कबूल कर लिया था, हालांकि नशे की हालत में, उसने फिर अपने पिता से कहा कि उसने चाकू पकड़ लिया। शायद यहीं पर राहुल गुप्ता का केस खत्म हो गया। फैसला आने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। अगले दिन ज्यूरी ने राहुल गुप्ता को अपने दोस्त मार्क की हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सज़ा सुना दी। दूसरी तरफ टेलर गोल्ड को इस केस से बरी कर दिया गया, लेकिन पॉला हैमिल और वे अफसर जिन्होंने इन दोनों युवकों से 15 घंटे तक पूछताछ की थी, इस फैसले से सहमत नहीं थी। उनके अनुसार ये मुमकिन नहीं है कि किसी व्यक्ति की हत्या हो जाए और किसी को पता ही न हो। उनके मुताबिक ये संभव नहीं है कि सिर्फ राहुल गुप्ता या सिर्फ टेलर गोल्ड ने मार्क पर चाकू से हमला किया हो सकता है कि दोनों ही इस हत्या में शामिल रहे हों। राहुल गुप्ता को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, जबकि टेलर गोल्ड को इस केस से पूरी तरह बरी कर दिया गया। इसके बाद टेलर गोल्ड ने किसी भी मीडिया हाउस, बड़े चैनल या यूट्यूबर को कोई इंटरव्यू नहीं दिया। उन्होंने अपना MBA पूरा किया और फिर अपनी ज़िंदगी के इस बड़े हादसे को पीछे छोड़ दिया। यही थी इस केस की पूरी समरी। एक बार फिर, अगर आप नियमों का पालन करें तो आपको फ़ायदा होगा। प्रकृति के नियमों से दूर जाना, देर रात तक जागना, शराब पीना या ड्रग्स लेना और फिर उन ड्रग्स के असर में जो भी दिमाग करता है, उसका नतीजा अक्सर गुस्से की आग में निकलता है। उन यंगस्टर्स में से जिनका भविष्य बेहद उज्जवल था, एक की मौत हो गई और दूसरा अपनी ज़िंदगी के कई साल जेल में बिताने को मजबूर हो गया। यही थी आज की कहानी। ये यहीं ख़त्म होती है। कल एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी।